अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 502 का लेक्चर नंबर 27 करेंगे विच इज़ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। आपको याद होगा हमने लेक्चर 21 में नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक चोर होता है जिसने एक बैग पहना होता है तो वो कुछ चोरी करके अपने बैग में डालेगा और लेके जाएगा। ये वही प्रॉब्लम है, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है, बाकी इसका वही पार्ट है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हम उसमें यह था कि हम कोई भी चीज़ उठाते थे तो वो हमें पूरी अपने बैग के अंदर रखनी होती थी, लेकिन यहाँ पे हम उसके फ्रैक्शंस रख सकते हैं। यानी कि हम कोई चीज़ लेते हैं और हमारे बैग में जगह थोड़ी है तो हम उसका एक छोटा हिस्सा, एक थोड़ी मिकदार भी उसकी अपने बैग में रख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपको एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि देखें हमारी कुछ मेमोरी यूज़ होती है। हम एग्जांपल तो किसी चोर की दे लेते हैं, लेकिन जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है उस वक्त हम मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमें कोई चीज़ उठा के रखनी होती है तो हम मेमोरी के अंदर रखते हैं। तो ऐसा है कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर क्योंकि आप चीज़ का जितना मर्ज़ी टुकड़ा उठा सकते हैं तो फिर मेमोरी भी आपको टुकड़ों की फॉर्म में चाहिए होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपको फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में मेमोरी भी टुकड़ों की फॉर्म में चाहिए होती है। तो यहाँ वो हमें मेथड बताता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का। वो ये है कि वो कहता है आपने सबसे पहले हर प्रोडक्ट की जो है ना वो वॉल्यूम पर यूनिट वेट फाइंड कर लेना है, यानी कि वैल्यू पर यूनिट वेट फाइंड कर लेना है। यानी कि आपने हर प्रोडक्ट की वैल्यू को उसके वेट से डिवाइड करना है और आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक चीज़ पड़ी हुई है वो है 5,000 रुपये पर केजी है, तो जो एक दूसरी चीज़ पड़ी हुई है वो 10,000 रुपये पर केजी है, और एक चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है वो 2,000 रुपये पर केजी है। तो आपने मतलब वेट यूनिट कोई भी रख के, जैसे मैं केजी बोल रही हूँ, आप ग्राम में रख सकते हैं या कुछ भी, तो आपने एक ही यूनिट को के साथ उन सब की वैल्यूज़ मेजर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उन्हें सॉर्ट कर लेना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के हिसाब से। डिक्रीजिंग ऑर्डर पी इस तरह है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जैसे हमने जैसे मैंने अभी बोला था कि हम पर केजी के हिसाब से कर रहे हैं, तो पर केजी के हिसाब से जिसकी पर केजी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसे आपने लिस्ट में सबसे ऊपर रख लेना है, जिसकी कम उसको नीचे, उसकी कम उसको नीचे। तो इस तरह आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में PI के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने उन्हें सॉर्ट कर लेना है और एक लिस्ट बना लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि हमने करना क्या है कि आपने जो एटम सबसे ऊपर होगी उसे उठाना है और उसे अपने बैग में रख देना है, और उसके बाद आपने सेकंड वाली को उठाना बैग में रख देना, थर्ड वाली को उठाना बैग में रख देना, क्योंकि हमने कोशिश तो ये करनी होती है ना कि हम सबसे ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें उठा सकें। तो और हमने देख लिया कि हमने ज़्यादा कीमत वाली ऊपर रख दी, उससे कम वाली नीचे, उससे कम वाली नीचे। तो ऐसा होगा कि हमें जो चीज़ जो हम सबसे ऊपर उठाएंगे वो उस वक्त की तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमत होगी उसकी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने एक चीज़ रखी, दूसरी रखी। अब ये हो सकता है कि आप जब तीसरी चीज़ उठा के रखने लगे हैं तो मतलब वो है 5 किलो की और आपके बैग में जगह बची है 2 किलो, तो आप क्या करें? तो आप वो आखिरी चीज़ जिसके पूरी आपके बैग में नहीं आ सकती उसका आप एक छोटा पार्ट लेंगे, यानी कि वो 5 किलो की आपके बैग में 2 किलो जगह है तो आप उसका 2 किलो जो हिस्सा है वो उठा के बैग में रख लेंगे। ये आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, और इसमें आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि जिस चीज़ का आप हिस्सा लेंगे वो आपकी आखिरी प्रोडक्ट होगी। जाहिर है उससे पहले अगर आप आखिरी प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब उसमें और चीज़ें आ सकती हैं, तो फिर आप पूरी प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इसी की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, वो कहता है आपका जो नैपसैक है यानी कि जो आपका बैग है उसमें 60 किलो वज़न आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो इस तरह हैं। एक आपके पास जो है वो 5 केजी की चीज़ है, उसका $30 वज़न है, और एक आपके पास जो चीज़ है वो 20 किलो की है, उसका $100 वेट है, और 30 की है 90 है, और फिर 40 की 160 है। तो इस तरह उसने आपको जो है चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि ये आपको दिया है 5 किलो चीज़ पड़ी हुई है, इसका टोटल जो प्राइस है वो 30 है, और ये 10 किलो पड़ी हुई है, इसकी प्राइस 20 है। तो हमने क्या किया कि ये देखें हमने जो इसकी प्राइस थी वैल्यू को इसके वेट से डिवाइड कर दिया, जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि आपने वैल्यू को वेट से डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ पे हमने जब 30 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6 आया। इसी तरह जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा,
और इसी तरह 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 100 को 20 से करेंगे तो 90 को 30 से करेंगे तो 3 आएगा, और 160 को 40 से। तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल के लिख ली पी की, और अब हमने पी के हिसाब से उन्हें अरेंज कर दिया। तो पी के हिसाब से खैर यहाँ सॉर्ट तो नहीं किया हुआ, लेकिन अगर पी के हिसाब से हम रेंज सॉर्टिंग करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू वाली, उसके बाद ये 5 वाली आ जाएगी, उसके बाद जो है 4 वाली, और फिर 3 वाली, और फिर 2 वाली, इस तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अपने नैपसैक के अंदर चीज़ें डालनी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी थी पर केजी के हिसाब से 6 की। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरी की पूरी उठा के बैग में डाल लेंगे, क्योंकि हमारे बैग में 60 केजी आ सकता है, तो हम ये 5 केजी उठा के अपने बैग में डाल लेंगे। तो ये देखें हमने क्या किया कि हमने जो है हमने क्या किया कि हमने 5 केजी को उठाया इस वाले को और अपने बैग में डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास बाकी जो जगह बची है वहाँ हमने अब नेक्स्ट चीज़ सेलेक्ट करनी है। अब जो है 6 वाला तो हमने ले लिया, 6 के बाद किसकी वैल्यू हाईएस्ट है ये निकल गया, तो अब 5 हाईएस्ट है। तो अब हमने 5 वाले को उठाना है और चेक करना है क्या ये 20 पूरे का पूरा डल सकता है। तो हाँ 60 टोटल थी ना, हमने सिर्फ 5 यूज़ किया है, तो अभी हमारे पास 55 बची हुई है, तो हम 20 पूरे का पूरा उसमें डाल सकते हैं। तो हमने 20 पूरे का पूरा उसमें डाल लेना है। अब इसके बाद हमने 5 भी डाल लिया। अब उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है 4, तो अब हमने 4 को डालना है। 4 वाले की वैल्यू क्या है 40, और अब हमारे पास पीछे कितनी बची है, अब पीछे हमारे पास 35 बची है। तो हम 40 को पूरा नहीं डाल सकते, इसलिए हम इसका 35 इसमें से 35 केजी जो है वो अपने नैपसैक में डाल लेंगे। तो इस तरह जो ये देखें ये तीनों को मिला के जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 270, वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी। इसमें एक चीज़ ये है कि हमने जब नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम ग्रीडी एल्गोरिथम जब वहाँ पे अप्लाई करते थे तो हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलता था, लेकिन फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में आपको करेक्ट आंसर मिलता है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दे। और एक ये भी है कि मैंने लेक्चर ज़रा लेट रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए हैं, तो अगर आपको लेक्चर चाहिए बाकी भी तो आप सब्सक्राइब कर दें, जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको शो हो जाएंगे मेरे लेक्चर्स। ओके, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी टेक एज मच गोल्ड एज पॉसिबल। तो आप किस तरह करेंगे कि ये वही एग्जांपल है कि पहले सबसे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम गोल्ड डाल लें। गोल्ड के बाद अब गोल्ड डल गया तो अब हम कोशिश करेंगे हम बाकी जो बैग है उसमें सिल्वर डाल लें। सिल्वर के बाद फिर हम ब्रॉन्ज़ वगैरह डालेंगे, यानी कि पहले हम सबसे हाईएस्ट कीमत वाली चीज़ डालेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमारे पास प्रॉब्लम थी जिसे हमने ना सॉल्व करके देखा था। तो अब क्या है कि हम इस पर ग्रीडी एल्गोरिथम अप्लाई करके देखते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या था कि वो सबसे पहले जो है इसे उठाएगा, 5 वाले को इसे उठा के रख लेगा। ग्रीडी एल्गोरिथम याद है ना आपको। तो उसके बाद ये उससे हाईएस्ट जो है 20 वाला उसे उठाएगा और फिर 30 वाले को। तो इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास जो है 220 बनती है। तो 220 ग्रीडी एल्गोरिथम से बनेगी। और अगर हम डायनामिक प्रॉब्लम अप्लाई करें तो डायनामिक प्रॉब्लम अप्लाई करने पे वो 20 और 40 उठाएगा, और इस तरह हमारे पास जो है 260 बनेगी। तो आप देखें कि 260 वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसमें आपने एक चीज़ गौर की होगी थी, हमने फ्रैक्शंस नहीं डाले हैं ना, हमने जो है उसे वो सिंपल नैपसैक वाला था ना उसके ज़रिए सॉल्व किया है। तो इसलिए हमने ये देखिए इसके ऊपर जगह थी लेकिन हमने कुछ नहीं डाला, फ्रैक्शंस नहीं डाले। तो इसलिए हमने जो अब हमने पढ़ा है टॉपिक, इसमें हमने फ्रैक्शनल वाली स्ट्रेटजी पढ़ी थी ताकि हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकें, हम कुछ टुकड़े ऐड कर लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो हासिल कर सकें। तो ये टॉपिक हमारा इतना ही था। आपको अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट किस चीज़ के किस बुक के लेक्चर चाहिए वो भी मुझे बता दें, तो फिर मैं उसके रिकॉर्ड कर दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद जो हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं? देखिए ग्राफ्स हम नॉर्मली जानते हैं ग्राफ्स क्या होते हैं। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक पावरफुल स्ट्रक्चर है। वीयू के टीचर्स जो हैं उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ में एक्सपर्टी हासिल, कोई भी चीज़ आप एक लेके उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप ग्राफ्स में हों। आपने अगर कोई चीज़ चूज़ करनी है सबसे बेस्ट तो ग्राफ को चूज़ करें। इनमें आप एक्सपर्ट होंगे तो आपको हर फील्ड में जॉब मिल सकती है।
तो ये एक एडिशनल चीज़ थी, मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ। तो हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ क्या है? ये पावरफुल स्ट्रक्चर होते हैं। Anytime there is a set of object and there is some sort of connections or relationships or interactions between pair of object, a graph is good way to model this। यानी कि जब हमने कोई रिलेशनशिप, किसी चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप शो करवाना हो, कि कुछ चीज़ों के दरमियान में कनेक्शन शो करवाना हो, या हमने कुछ चीज़ों के दरमियान में इंट्रैक्शन शो करवाना हो, तो उसके लिए जो ग्राफ्स हैं ये एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हमने रोड्स शो करवाने हों कि ये रोड किधर को जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, किस तरह जाएगा, या हमने लॉजिक सर्किट्स को शो करना हो, या इस तरह मैशेस जो होती हैं, तो इस तरह जो भी चीज़ है आपके पास बहुत अच्छे से आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ होते हैं, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होते हैं, तो उन्हें हम वी और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वी हमारे पास जो है वो नोड्स होती हैं। नोड्स ऐसे हिस्से होते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास नोड्स हैं। और ई को हम एजेस कहते हैं। ये जो 1 और 3 के दरमियान में ये जो लाइन है, ये एज होते हैं, और इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, कुछ उनकी टाइप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वो ग्राफ जिनके आगे यहाँ एरो नहीं लगे होते, ये देखिए 1 और 3 के दरमियान लाइन लगी हुई है, लेकिन कोई एरो शो नहीं हो रहा है कि ये लाइन 1 से 3 की तरफ है या 3 से 1 की तरफ है, तो ये हमारे पास सिंपल ग्राफ होते हैं। और वो ग्राफ्स जिन पे एरो लगे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये जैसे 1 और 3 के दरमियान में तो यहाँ एरो लगा हुआ है, ठीक है, जैसे 1 और 2 के दरमियान तो यहाँ एरो लगे हुए हैं, तो इन्हें हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, डाइग्राफ भी इन्हें कहा जाता है। और उसके बाद ये होते हैं, ये जैसे ये बना हुआ है 1 से वापस 1 पे आ रहा है, तो ऐसा लूप जो वापस जिस जगह से चले वापस उसी पे आ जाए, उसे हम सेल्फ लूप कहते हैं। और ये देखें, ये जैसे हमारे पास है, इनमें हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आप सिर्फ 1 2 और 4 को लें तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा इस तरह ट्राइंगल की शेप में, ठीक है ना। इसी तरह आप 1 3 और 4 को लें तो उसके दरमियान भी बन जाएगा, 1 3 4 और 2 के दरमियान, तो जिसमें बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, उसे हम मल्टी ग्राफ कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं। तो इसके बाद यहाँ कोई ख़ास रिप्रेजेंट नहीं है, एक दो उसने टर्म्स बताई हुई हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस कहता है क्या होते हैं? देखिए, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो नोड्स जिनके दरमियान में रिलेशन है, वो दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। जैसे देखिए 1 और 2 के दरमियान में रिलेशन है, तो 1 और 2 जो है ये एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। लेकिन 2 और 3 के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप देखें 2 और 3 उसने कहीं भी नहीं लिखा कि 2 और 3 भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो वो जिन दो के दरमियान में हमें रिलेशन शो हो रहा है, वो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं। इसी तरह उसने एक जो हमें सेकंड चीज़ बताई है, वो है इंसिडेंस ऑफ एजेस ऑन वर्टिसेस। इंसिडेंस क्या होते हैं? देखें, यहाँ हमने नोड्स की बात की थी, नोड 1 और नोड 3, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में रिलेशन था, तो हमने इन दोनों को एडजेसेंट वर्टिसेस कह दिया था। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो लाइन है, इस लाइन को जो हम नाम देंगे उसे हम इंसिडेंस ऑन वर्टिसेस कहेंगे। तो 1 और 3 के दरमियान में E2 है, तो E2 जो है ये इंसिडेंट हो गया 1 3 के वर्टिसेस पर। इसी तरह E1 जो है ये 1 और 2 पर है, ये देखें, और E3 जो है ये 1 और 4 पर है। बस यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।